तो चलिए देखते हैं ये अविश्वसनीय कहानी कैसे एक मामूली सी व्यापारिक कंपनी एक पूरे साम्राज्य में तब्दील हो गई। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, आखिर उसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर कैसे लिया। आज इसी सफर को हम समझने वाले हैं। कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन बैठी। तो कहानी की शुरुआत ये किसी जंग या सेना से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक शाही फरमान यानी एक चार्टर से, और उन कीमती चीजों की चाहत से जो पूरब में मिलती थीं। देखिए, 17वीं और 18वीं सदी की शुरुआत में माहौल एकदम तैयार था। एक तरफ साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया, और दूसरी तरफ ठीक 100 साल बाद 1707 में भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई। उनकी मौत से भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए ये कंपनी तैयार बैठी थी। और ये सब हो किस लिए रहा था? इन चीजों के लिए। भारत का महीन सूती और रेशमी कपड़ा और मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। यूरोप में इन चीजों की डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि कंपनियां माला माल हो सकती थीं। मतलब मुनाफे की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन इस मुनाफे के दौर में अंग्रेज अकेले तो थे नहीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब यहीं थे। और ये जो होड़ थी मसालों और कपड़ों के लिए, ये बहुत जल्दी एक खूनी संघर्ष में बदलने वाली थी। व्यापार अब युद्ध बनने जा रहा था। अब देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी सी थी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन सबको एक ही चीज चाहिए थी। जब खरीदार ज्यादा हों और सामान उतना ही, तो क्या होता है? भारत में चीजों के दाम आसमान छूने लगे और यूरोप में इन कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। अब सब परेशान थे। और यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ व्यापार नहीं रहा, ये कंपनियां अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स को किलों में बदलने लगीं। एक दूसरे के जहाज़ों को डुबोना, रास्ते ब्लॉक करना, ये सब आम हो गया। यहाँ तक कि वो अब स्थानीय राजाओं और नवाबों से भी भिड़ने लगी थीं। मतलब व्यापार अब बंदूक की नोक पर हो रहा था। अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, बंगाल। देखते हैं कि कैसे यहाँ हुई एक लड़ाई ने कंपनी को व्यापारी से शासक बनाने का रास्ता खोल दिया। तो हुआ ये कि कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन कंपनी के अफसर तो और भी चालाक निकले। वो अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे और उस पर भी कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जाहिर है बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कंपनी को किलेबंदी रोकने और सारा बकाया टैक्स चुकाने का हुक्म दिया। बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो गई। तो एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी सेना में लगभग 30,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ थी रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी फौज बहुत बहुत छोटी थी। कागज पर देखें तो नवाब की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन कंपनी के पास एक ऐसा हथियार था जो नवाब के पास नहीं था, और वो हथियार था धोखा। नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर क्लाइव से मिल चुका था। उसे नवाब बनाने का लालच दिया गया था। तो जब लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर अपनी सेना के साथ बस खड़ा रहा। लड़ाई नहीं, मतलब प्लासी की लड़ाई जीती ही नहीं गई, उसे एक साजिश के तहत फिक्स किया गया था। साल था 1757। प्लासी की ये जीत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और सबसे निर्णायक जीत थी। इस एक जीत ने कंपनी के लिए दौलत और ताकत के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद 1766 में बक्सर की लड़ाई में एक और जीत मिली, और फिर 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब ये दीवान बनना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि बंगाल का सारा टैक्स, सारा राजस्व अब कंपनी वसूलेगी। सोचिए, अब कंपनी को अपना व्यापार और अपनी सेना चलाने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत पर कब्जा करने वाली थी। तो बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी ने पूरे भारत में फैलने के लिए कुछ बहुत ही चालाक राजनीतिक और सैनिक नीतियां अपनाईं। चलिए देखते हैं कि वो क्या थीं। सीधे सीधे जंग तो थी ही। मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे शासक, जिन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता था, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। टीपू ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों की मदद से मॉडर्न बनाया था, और मालाबार तट के अहम मसाला व्यापार पर उनका कंट्रोल था। कंपनी को उन्हें हराने के लिए 4 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और आखिरकार 1799 में उन्हें हराया जा सका। लेकिन जंग से भी ज्यादा खतरनाक थी उनकी नीतियां।
पहली थी सहायक संधि। ये एक तरह का ट्रैप था। कंपनी भारतीय राजाओं से कहती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस आप अपनी सेना भंग कर दो और हमारी सेना का खर्चा उठाओ। अगर राजा खर्चा नहीं दे पाता तो कंपनी उसके राज्य का एक हिस्सा हड़प लेती थी। मतलब सुरक्षा के नाम पर सीधा सीधा कब्जा। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो और भी सीधी थी। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष वारिस यानी बेटा नहीं होता तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य अपने आप कंपनी के राज में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। ये बिना जंग लड़े सिर्फ एक कानून के दम पर राज्यों को हड़पने का तरीका था। और इस नीति का इस्तेमाल करके देखिए क्या हुआ। 1848 में सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और 1854 में झांसी, एक के बाद एक कई राज्य सीधे कंपनी के कंट्रोल में आ गए। जाहिर सी बात है, इन नीतियों की वजह से भारतीय शासकों और जनता में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इस तरह 19वीं सदी के मध्य तक आते आते वो बदलाव लगभग पूरा हो चुका था। एक व्यापारी अब शासक बन चुका था। तो अगर हम देखें 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के पास बस कुछ तटीय इलाकों में छोटी छोटी चौकियां थीं। 19वीं सदी की शुरुआत तक वो भारत के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुके थे और 19वीं सदी के मध्य तक लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर या तो उनका सीधा राज था या फिर अप्रत्यक्ष कंट्रोल। डिप्लोमेसी, जंग और चालाकी भरी नीतियों से कुछ डॉट्स एक पूरे साम्राज्य में बदल गए। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? एक कॉरपोरेशन जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब एक पूरे साम्राज्य पर हुकूमत कर रही थी। व्यापार और विजय के बीच जो एक महीन सी लकीर थी, वो पूरी तरह मिट चुकी थी। ये कहानी हमें सत्ता, लालच और महत्वाकांक्षा के बारे में क्या सिखाती है? ये सवाल सोचने वाला है।